हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट कंपटीशन। टारगेट कंपटीशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं द हिंदू एडिटोरियल की वोकैबलरी और आज है 21 अप्रैल 2020। 21 अप्रैल 2020 से जो भी इम्पोर्टेंट वोकैब है जो कि द हिंदू एडिटोरियल से बनती है उसे हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वर्ड है वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है एनर्जेटिक यानी कि जोशपूर्ण। तो कोई चीज़ जो कि एनर्जेटिक है उसे हम वाइब्रेंट कहते हैं। इसके अलावा हम उसे और क्या कह सकते हैं, स्पिरिटेड कह सकते हैं एंड वायरल कह सकते हैं। तो स्पिरिटेड एंड वायरल ये दोनों वर्ड सिनोनिम्स हैं वाइब्रेंट के। अब इसके अलावा देखते हैं एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं। डिसस्पिरिटेड एंड लिथार्जिक, यानी कि डिसस्पिरिटेड यानी किसी के अंदर स्पिरिट ना होना, लिथार्जिक यानी किसी का आलसपन होना यानी किसी का आलसी होना। ठीक है, डिसस्पिरिटेड एंड लिथार्जिक क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में इसे किस तरीके से यूज़ करना है। द रिच मर्चेंट्स आर अ पार्ट ऑफ अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। रिच मर्चेंट्स क्या होते हैं, वाइब्रेंट इकोनॉमी के पार्ट हैं। ठीक है, वाइब्रेंट इकोनॉमी यानी कि एनर्जेटिक इकोनॉमी, यानी कि ऐसी इकोनॉमी जिसमें स्पिरिट हो, जिसमें बढ़ती जाए वो, यानी कि इंक्रीजिंग वे में हो। ठीक है, द रिच मर्चेंट्स आर अ पार्ट ऑफ अ वाइब्रेंट इकोनॉमी। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। वाइब्रेंट का मीनिंग होता है जोशपूर्ण यानी कि एनर्जेटिक, एंड ये क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। एंड एज एन एडजेक्टिव हमने यहाँ पे इसका यूज़ किया है इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी क्या है, यहाँ पे नाउन है। ये जो इकोनॉमी है ये यहाँ पर नाउन है और इस नाउन के लिए हमने वाइब्रेंट का यूज़ किया है एडजेक्टिव की तरह। आप जानते होंगे कि इकोनॉमी जो है नाउन है और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव करता है। दैट्स वाई वाइब्रेंट इज एडजेक्टिव है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेज्म। चेज्म का मतलब होता है गैप, यानी कि एक गहरी खाई हो जाना। ठीक है, गहरी खाई हो जाना उसे बोलते हैं चेज्म। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, जैसे कि क्रेटर हो गया, रिफ्ट हो गया। ठीक है, अब इसके एंटोनिम्स क्या क्या होंगे, क्लोजर एंड जंक्चर। क्लोजर एंड जंक्चर आर दी एंटोनिम्स ऑफ चेज्म। चेज्म का मतलब होता है एक गैप हो जाना, एक गहरी खाई आ जाना। सिनोनिम्स इसके क्रेटर एंड रिफ्ट हो गए, इनका मतलब भी खाई से होता है। एंटोनिम्स इसके क्लोजर एंड जंक्चर है। क्लोजर एंड जंक्चर यानी कि एक तरह का खाई ना होना, गैप ना होना। ठीक है, जुड़े हुए रहना किसी दोनों चीज़ों का, क्लोज रहना। एंड इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। द चेज्म बिटवीन द रिच एंड पुअर हैज़ ग्रोन वाइडर ओवर द लास्ट डिकेड। यानी कि जो चेज्म है, चेज्म यानी कि जो गैप है, जो गहरी खाई है रिच और पुअर यानी कि अमीर और गरीब लोगों के बीच में, वो बढ़ती जा रही है लास्ट डिकेड से। लास्ट डिकेड से क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। अमीर और गरीब के बीच में जो चेज्म है यानी कि गैप है यानी कि खाई है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नाउ एज यू कैन सी आफ्टर द वी आर यूजिंग चेज्म। आर्टिकल के बाद हम नाउन का यूज़ करते हैं। यहाँ पर द आर्टिकल है और इसके बाद हम चेज्म का यूज़ एज अ नाउन कर रहे हैं। आई होप दिस इज क्लियर एज अ ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। चलिए नेक्स्ट है फ्यूगेटिव। फ्यूगेटिव का मतलब होता है पर्सन एस्केपिंग लॉ, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि भाग जाए। ठीक है, यानी कि कानून से भाग जाए। कानून जैसे किसी को पकड़ रहा है तो वो कानून से भागे, उसे बोलते हैं फ्यूगेटिव। ठीक है, फ्यूगेटिव के एग्जाम्पल यानी कि सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, एस्केप एंड आउटलॉ। दीज आर दी सिनोनिम्स ऑफ फ्यूगेटिव, एस्केप एंड आउटलॉ। एस्केप आपने एक वर्ड सुना होगा, एस्केप। एस्केप का मतलब होता है भाग जाना यानी कि छुपना। ठीक है, और जो छुप रहा है उस पर्सन के लिए क्या यूज़ करेंगे, एस्केपी। ठीक है, इसलिए यहाँ पे एस्केपी लिखा हुआ है। आउटलॉ का मतलब होता है लॉ से बाहर जाना यानी कि लॉ से भागना। अब देखते हैं इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। एंड्योरिंग एंड कन्फ्रंटिंग। एंड्योरिंग का मतलब होता है सामना करना, कन्फ्रंटिंग का मतलब ये होता है सामना करना। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में फ्यूगिटिव को किस तरीके से यूज़ करना है। द फ्यूगिटिव डॉन रियरली लेफ्ट हिज कैबिन टू अवॉइड एनी सोशल कॉन्टैक्ट। फ्यूगिटिव डॉन, डॉन के लिए फ्यूगिटिव का यूज़ किया गया है। फ्यूगिटिव यानी कि पर्सन एस्केपिंग लॉ, यानी कि ऐसा पर्सन जो कि भगौड़ा हो, जो कि कानून से डर के भागे, उसे फ्यूगिटिव कहते हैं। तो यहाँ पे हम फ्यूगिटिव डॉन के लिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि डॉन कैसा है, डॉन एक ऐसा पर्सन है जो कि एस्केप कर रहा है यानी कि भाग रहा है लॉ से। ठीक है,
सो ऐसा पर्सन जो कि लॉ से भागे, कानून से भागे, क्योंकि कानून उसे पकड़ना चाहता है, तो उससे अगर कोई पर्सन भागे तो उसे कहते हैं फ्यूगिटिव। इसलिए यहाँ पे फ्यूगिटिव डॉन के लिए यूज़ किया गया है। और अगर हम किसी नाउन के लिए किसी वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और इस नाउन के लिए हम इस वर्ड का यूज़ कर रहे हैं, दैट्स वाई फ्यूगिटिव इज़ वर्किंग एज एडजेक्टिव फॉर डॉन। ओके, सो आई होप दिस इज़ क्लियर। नेक्स्ट है एडम्बरेट। अब देखिए एडम्बरेट का मतलब क्या होता है, फॉर शेडो, यानी कि पूर्वाभास देना। यानी कि क्या देना, पूर्वाभास देने का मतलब है कि एक तरह से पूर्वाभास यानी कि फोर शेडो देना, यानी कि आउटलाइन एंड डार्कन देना किसी पर्सन को। ठीक है, यानी कि पूर्वाभास का मतलब अगर आप ट्रांसलेट करो इसको थोड़ा हिंदी में, तो इसका मतलब होता है कि पहले से ही आभास हो जाना किसी को। ठीक है, पहले से ही क्या हो जाना, आभास हो जाना, यानी कि एक तरह से इशारा देना किसी को। ठीक है, अस्पष्ट रूप से इशारा देना। ठीक है, यानी कि एक तरह की झलक दिखलाना, उसे कहते हैं एडम्बरेट। ठीक है, सो फोर शेडो उसे कहते हैं, यानी कि एक तरह से रिपोर्ट करना और रिप्रेजेंट करना आउटलाइन में किसी चीज़ को। ठीक है, यानी कि आपने कोई बिल्डिंग बनानी है। ठीक है, आप एक रियल एस्टेट में काम करते हो और आपने एक बिल्डिंग बनानी है, तो आपने पहले उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर तैयार किया। ठीक है, यानी कि एक मैप बनाया। सो वो क्या होगा, आपका फोर शेडो होगा। अब देखिए उसको हम, जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है उसको हम आउटलाइन कह सकते हैं। ठीक है, डार्कन कह सकते हैं। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या हो सकते हैं, इल्यूमिनेट एंड लाइट अप। इल्यूमिनेट एंड लाइट अप। इल्यूमिनेट करने का मतलब हुआ कि किसी चीज़ को जगमगा देना, यानी किसी चीज़ में रोशनी कर देना, उजाला कर देना, सजा देना। ठीक है, स्पष्ट कर देना यानी क्लियर कर देना, दैट इज़ कॉल्ड इल्यूमिनेट। एंड लाइट अप का मतलब भी वही होता है जो इल्यूमिनेट का होता है। अब देखते हैं एग्जाम्पल सेंटेंस में एडम्बरेट को किस तरीके से यूज़ करना है। द सेटिंग सन एडम्बरेट्स द ब्रिज टू क्रिएट अ सीनिक व्यू। जो सेटिंग सन होता है, ठीक है, सेटिंग सन यानी कि शाम का समय जब सन ढलता है। ठीक है, सो सेटिंग सन क्या करता है, एडम्बरेट करता है द ब्रिज टू क्रिएट अ सीनिक व्यू। एडम्बरेट करता है ब्रिज को, यानी कि जो उसका जो एक तरह से धीरे धीरे छाँव आती जाती है, अंधेरा होता जाता है, तो वो ब्रिज पर पड़ता जाता है और जिसकी वजह से एक सीनिक व्यू क्रिएट होता है। कैसा व्यू, एक सीनिक व्यू क्रिएट होता है। ठीक है, जैसे सनसेट की जो लाइट है वो जब किसी पर पड़ती है, अब वो लाइट नहीं होती है, मतलब एक तरह से अंधेरा करने वाली। ठीक है, लाइक अलग ही शाम का थोड़ा दृश्य होता है, तो वो जो दृश्य होता है उसको बोलते हैं सीनिक व्यू। ठीक है, सीनिक व्यू होता है। तो यहाँ पे उसी की बात की जा रही है। एंड यहाँ पर हमने सन के बाद में एडम्बरेट्स का यूज़ किया है। सन यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है, जैसे कि द सेटिंग सन। ठीक है, सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया है। उसके बाद हमने एज अ वर्ब एडम्बरेट्स का यूज़ किया है। सो एडम्बरेट्स का मतलब होता है किसी चीज़ पर अपनी शेडो डालना। ठीक है, जैसे फोर शेडो यानी कि अपने शेड, जैसे सन की शेडो जो है किसी पर डलेगी, सन की जो शाम के समय का जो दृश्य होता है वो किसी पर पड़ेगा, उसको बोलते हैं फोर शेडो। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड यहाँ पे एडम्बरेट कैसे वर्क कर रहा है, एज अ वर्ब वर्क कर रहा है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रॉकस। रॉकस का मतलब होता है नॉइजी। किसी पर्सन का कैसा होना, नॉइजी होना, यानी कि शोर मचाने वाली पर्सनैलिटी होना किसी की। अगर किसी पर्सन की शोर मचाने वाली पर्सनैलिटी है तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट यू आर वेरी रॉकस पर्सन। क्या बोलेंगे, यू आर वेरी रॉकस पर्सन। ठीक है, सो रॉकस का मतलब होता है किसी पर्सन का नॉइजी होना। इसके अलावा इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, डिस्कॉर्डेंट एंड लाउड। ठीक है, डिस्कॉर्डेंट एंड लाउड, इसका मतलब भी होता है नॉइजी। अब देखिए एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं, माइल्ड एंड क्वाइट। माइल्ड का मतलब होता है सौम्य, जो कि नरम हो। क्वाइट मतलब जो चुप रहता हो। तो इसलिए ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे, क्योंकि मीनिंग बिल्कुल अपोजिट है। एक तरफ ज़्यादा बोलने वाला, एक तरफ कम बोलने वाला, और एक तरफ ज़्यादा बोलने वाला, एक तरफ कम बोलने वाला हुआ तो फिर मीनिंग अपोजिट हुए। एंड दैट्स वाई माइल्ड एंड क्वाइट आर एंटोनिम्स ऑफ रॉकस। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करते हैं। हर बर्थडे पार्टीज वर रॉकस बट फन। उसकी बर्थडे पार्टीज रॉकस थी, ठीक है, बट फन था उसमें। ठीक है, रॉकस मतलब नॉइजी थी उसकी बर्थडे पार्टी, लेकिन उनमें फ़न था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने रॉकस का यूज़ कैसे किया गया है, एज अ एडजेक्टिव किया गया है। ठीक है, एज एन एडजेक्टिव यहाँ पे रॉकस का यूज़ किया गया है। या क्योंकि यहाँ पे रॉकस किसको बोला जा रहा है, नॉइजी किसको बोला जा रहा है, पार्टीज़ को बोला जा रहा है। राइट, नॉइजी किसको बोला जा रहा है, पार्टीज़ को बोला जा रहा है। तो इसलिए रॉकस का यूज़ यहाँ पे पार्टीज़ के लिए हुआ है। और पार्टीज़ क्या है, नाउन है। तो नाउन के लिए जब हम किसी वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। ठीक है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा यहाँ पे एडजेक्टिव है।
ओके, आई होप दिस इज क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट कॉन्सॉर्ट। कॉन्सॉर्ट का मतलब होता है कॉन्कॉमिटेंट, यानी कि आपका जो कंपेनियन है उसको कॉन्कॉमिटेंट कहते हैं। जो आपका मेट होता है, कंपेनियन होता है, उसे हम कॉन्कॉमिटेंट कहते हैं। ठीक है, सो ये आपने वर्ड मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, तो यहाँ पे आपका रिवीजन हो जाएगा। कॉन्कॉमिटेंट वर्ड मैंने आपको पहले कराया था, अगर आपने मेरी सारी वीडियोस बुकअप की देखी है तो। अब देखिए इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं। एनिमी एंड एडवर्सरी। कॉन्कॉमिटेंट का मतलब होता है वो व्यक्ति जो कि आपका कंपेनियन है, यानी कि जो आपके साथ है, जो आपका मेट है। जबकि ऐसा व्यक्ति जो कि आपका शत्रु हो, यानी कि जो आपके खिलाफ हो, उसको बोलते हैं एनिमी एंड एडवर्सरी। ठीक है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे एनिमी एंड एडवर्सरी। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। ही इज़ माई ट्रू कंसोर्ट। वो मेरा ट्रू कंसोर्ट है, यानी कि वो मेरा ट्रू कॉन्कॉमिटेंट है। कंसोर्ट की जगह पे आप कॉन्कॉमिटेंट लिख सकते हो, क्योंकि दोनों के मीनिंग सेम होते हैं। सो ही इज़ माई ट्रू कॉन्कॉमिटेंट, या फिर आप कंपेनियन भी लिख सकते हो, मेट भी लिख सकते हो। ही इज़ माई ट्रू मेट, ही इज़ माई ट्रू कंपेनियन। ठीक है, सो आप सेंटेंस अपने तरीके से बना सकते हो। और यहाँ पर ये कैसे यूज़ किया जा रहा है, एज अ नाउन यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि आप देख सकते हो ही क्या हो गया सब्जेक्ट, इज क्या हो गया वर्ब, और फिर उसके बाद में जो आ रहा है वो ऑब्जेक्ट है। सो यहाँ पे कंसोर्ट एज एन ऑब्जेक्ट यूज़ किया जा रहा है। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। कंसोर्ट का मीनिंग होता है कॉन्कॉमिटेंट, और ये क्या होता है, नाउन होता है। नेक्स्ट है एट्यून। एट्यून का मतलब होता है अकोमोडेट, यानी कि लय में करना किसी चीज़ को, यानी कि अकस्टम करना, अडेप्ट करना। जैसे कि आपने अकोमोडेट किया किसी चीज़ को, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक रूम में हो, रूम में कुछ सामान है जो कि आ नहीं पा रहा है। ठीक है, उसमें अकोमोडेट नहीं हो पा रहा है, यानी कि उसमें समा नहीं पा रहा है। अकोमोडेट का मतलब समाना। अकोमोडेट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का किसी चीज़ के अंदर समाना, यानी कि फिट हो जाना। ठीक है, सो जैसे कि आपने क्या किया है कि आपने एक रूम है, उसमें आप बहुत सारा सामान को फिट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, बट वो फिट नहीं हो पा रहा है, तो उसे कहते हैं फिट, मतलब फिट कर पा रहे हो अगर आप, तो उसे कहते हैं अकोमोडेट करना। फिट करने को बोलते हैं अकोमोडेट करना। ठीक है, सो एट्यून का मतलब समझ लीजिए। एट्यून का मतलब होता है एक तरह से अनुकूल बनाना किसी चीज़ के। ठीक है, क्या बनाना, अनुकूल बनाना। यानी कि जैसे कि मैं एक और एग्जांपल बोलूँ कि गो एट योर ओन पेस, मेकिंग स्मॉल एडजस्टमेंट दैट एट्यून टू योर मूड लेवल एंड फिजिकल एबिलिटी, यानी कि कोई कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करना जो कि हमारे मूड के अनुकूल हो। ठीक है, जो कि हमारे मूड के अनुकूल हो, उसको बोलते हैं एट्यून। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट करना जो कि हमारे मूड के अनुकूल हो, उसे बोलते हैं एट्यून करना, यानी कि ट्यून से ट्यून मिलाना एक तरह से। ठीक है, और उसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, एकस्टम एंड एडॉप्ट। एकस्टम एंड एडॉप्ट। अकस्टम का मतलब होता है आदत डालना या किसी चीज़ का अभ्यास करना, यानी कि मेक समवन और समथिंग एक्सेप्ट समथिंग एज नॉर्मल और यूजुअल, यानी कि किसी ऐसी चीज़ को एक्सेप्ट करना नॉर्मली एंड यूजुअली। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एट्यून का मीनिंग आपको बताया था कि कुछ नई चीज़ों को करने की शुरू करना, लेकिन वो नई चीज़ें कैसी होनी चाहिए, आपके अनुकूल होनी चाहिए, आपके माइंड के, आपके मूड के अनुकूल होने चाहिए, जो कि आपके मूड को सूट करें। तो इसी तरह से यहाँ पे अकस्टम का मतलब होता है कि किसी चीज़ का अभ्यास करना, किसी चीज़ की आदत डालना, लेकिन वो आदत ऐसी होनी चाहिए जो कि आपके मूड के अनुकूल हो, जो कि आपके माइंड को सूट करे। ठीक है, अडेप्ट का मतलब भी होता है किसी न्यू चीज़ को अडेप्ट करना या फिर अपनी लाइफ में एक तरह से लेकर आना। ठीक है, अडेप्ट करने का मतलब ये होता है कि आपने किसी चीज़ को अनुकूल बनाया। ठीक है, यानी कि उसमें सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की, यानी कि मेक समथिंग सुटेबल फॉर अ न्यू यूज़ और पर्पस। किसी चीज़ को सुटेबल बनाना नए यूज़ के लिए, नए पर्पस के लिए। ठीक है, या फिर उसे मॉडिफाई करना। ठीक है, उसे कहते हैं अडेप्ट करना। सो एट्यून, अकोमोडेट, अकस्टम, अडेप्ट, इन सभी का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा। इन सभी का मतलब होता है, अगर मैं एक वर्ड में बोलूँ तो क्या करना, सुटेबल करना किसी चीज़ को। अनुकूल का मतलब होता है सुटेबल। ठीक है, यानी कि मेक सुटेबल समथिंग, दैट इज कॉल्ड एट्यून, अकोमोडेट, अकस्टम एंड अडेप्ट। ओके, अब देखिए डिसअरेंज एंड डिसएग्री क्या हो जाएंगे, आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे। डिसअरेंज का मतलब होता है किसी चीज़ को अरेंज ना करना, यानी कि उसको सुटेबल ना बनाना। और डिसएग्री का मतलब होता है एग्री ना होना, यानी कि किसी किसी की बात से एग्री ना होना, यानी कि सुटेबल ना होना। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल सेंटेंस में किस तरीके से यूज़ करेंगे। स्टूडेंट्स आर नॉट अट्यून्ड टू मेक डिसीजंस। स्टूडेंट्स आर नॉट अट्यून्ड ना। अब यहाँ पे देख सकते हो स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, एट्यून क्या है, आपका मेन वर्ब है। सो इस तरीके से एज अ मेन वर्ब हम यहाँ पे एट्यून का यूज़ कर सकते हैं।
आई होप दिस इज क्लियर टू यू। स्टूडेंट्स आर नॉट अट्यून टू मेक डिसीजन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रीडेंस, क्रीडेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकार करना। ठीक है, और क्रीडेंस का मतलब विश्वास भी होता है। और इसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं? एश्योरेंस एंड सर्टेनिटी। एश्योरेंस यानी कि स्वीकृति दे देना, एंड सर्टेनिटी का मतलब होता है निश्चित होना किसी चीज़ का। ठीक है, यानी कि सर्टेन होना यानी कि निश्चित होना। अब देखिए निश्चित मतलब फिक्स होना। ठीक है, अब देखिए एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं? डैनियल एंड डिसबिलीव। डैनियल का मतलब होता है मना कर देना, डिसबिलीव का मतलब होता है विश्वास ना करना। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करेंगे। इफ़ अ पर्सन वॉन्ट्स टू गिव क्रीडेंस टू हिज बिजनेस, अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस को क्रीडेंस देना चाहता है यानी कि विश्वास देना चाहता है, ही शुड डेवलप अ कंपनी वेबसाइट। विश्वास देना मतलब एक तरह से एक्सेप्टेंस देना। अगर कोई पर्सन अपने बिजनेस को एक्सेप्ट करना चाहता है यानी कि एक्सेप्टेंस देना चाहता है या फिर उसे बड़े लेवल पे लेके जाना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए? ही शुड डेवलप अ कंपनी वेबसाइट। उसे एक कंपनी वेबसाइट जो है डेवलप करनी चाहिए। ठीक है, तभी उसका जो बिजनेस है वो एक अच्छा बिजनेस जो है बन पाएगा, यानी कि एक निश्चित हो पाएगा, वो सर्टेन हो पाएगा, फिक्स हो पाएगा। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे एज अ नाउन इसका वर्क किया जा रहा है, इसको यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि टू के बाद हम किसका यूज़ करते हैं? नाउन का यूज़ करते हैं, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का भी यूज़ करते हैं। देखिए टू एक ऐसा प्रपोजिशन है, प्रपोजिशन तो आप जानते ही होंगे कि प्रपोजिशन के बाद नाउन आता है हमेशा, लेकिन टू एक ऐसा प्रपोजिशन है जिसके बाद वर्ब भी आ सकता है। टू के अलावा और कोई प्रपोजिशन ऐसा नहीं है जिसके बाद हम वर्ब का यूज़ करें, खाली टू ही ऐसा है जिसके बाद वर्ब आ सकता है, वो भी फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन यहाँ पर हम टू के बाद नाउन यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो कि टू हमारा प्रपोजिशन भी होता है और प्रपोजिशन के बाद हमेशा नाउन आता है। ठीक है, सो टू के बाद नाउन भी आ सकता है और टू के बाद वर्ब भी आ सकता है। तो यहाँ पर हम टू के बाद किसका यूज़ कर रहे हैं? नाउन का यूज़ कर रहे हैं। तो वो गलत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टू के बाद आप नाउन भी यूज़ कर सकते हो और टू के बाद आप वर्ब भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे क्रीडेंस कैसे यूज़ हो रहा है? एज अ नाउन यूज़ हो रहा है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है विप। विप का मतलब होता है पीटना, यानी किसी को बीट करना। ठीक है, जो उसको हम बैश एंड लैश भी बोलते हैं, पीटने को। एंड एंटोनिम्स इसके क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब किसी की तारीफ़ करना, प्रेज का मतलब भी होता है किसी की तारीफ़ करना। एंड ही वॉज विप्ड बैडली, यानी कि उसको बुरी तरह से पीटा गया। विप्ड का मतलब होता है पीटना, सो ही वॉज विप्ड बैडली यानी उसको बुरी तरह से पीटा गया। ठीक है, और आप देख सकते हो एज अ मेन वर्ब यहाँ पे इसका यूज़ किया जा रहा है। ही हो गया सब्जेक्ट, वॉज हो गया हेल्पिंग वर्ब, विप्ड हो गया मेन वर्ब। सो एज अ मेन वर्ब इसका हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। विप का मतलब होता है पीटना। कंटिन्यूअल, अब जैसे विप से आप कोई सेंटेंस बनाना चाहते हो तो आप सेंटेंस बना सकते हो, जैसे कि आई आई विल विप यू। जैसे मैं बोलूँ आई विल विप यू, यानी कि मैं तुम्हें पीटूंगी या मैं तुम्हें पीटूंगा, तो आई विल विप यू। जैसे आप बीट यूज़ करते हो ना, बीट की जगह जब आप सेंटेंस में बीट यूज़ करते हो, आई विल बीट यू, तो आप बीट की जगह पर विप का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि विप का मतलब होता है बीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल का मतलब होता है लगातार। जैसे कि आपको कंटिन्यूस जो वर्ड है वो आपने सुना ही होगा, सिर्फ कंटिन्यूस वर्ड से सिमिलर ही है ये कंटिन्यूअल। ठीक है, सो कंटिन्यूअल कंटिन्यूस ये दोनों सिमिलर हैं और इसका मीनिंग होता है लगातार। ठीक है, यानी कि सीजलेस। ठीक है, बिना रुकावट के। सो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? कंटिन्यूस तो होगा ही होगा, इसके अलावा एंड्योरिंग भी हो जाएगा, यानी कि लगातार। अब देखिए एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं? फिनिश्ड एंड एंड। फिनिश्ड का मतलब ख़त्म हो जाना। अब लगातार कोई चीज़ हो रही है और एक तरफ ख़त्म हो रही है, तो दोनों क्या हो गए? एक दूसरे के अपोजिट हो गए। दैट्स वाई फिनिश्ड एंड क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल सेंटेंस में से किस तरीके से यूज़ करना है। योर वर्ड्स आर दी सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल इंस्पिरेशन। तुम्हारी वर्ड्स कैसे हैं? तुम्हारे वर्ड्स कंटिन्यूअल इंस्पिरेशन के सोर्स हैं। योर वर्ड्स आर दी सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल इंस्पिरेशन, यानी कि आपके वर्ड्स जो हैं वो कंटिन्यूअल इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे इसका यूज़ करना है। और आप देख सकते हैं कंटिन्यूअल जो है यहाँ पर यूज़ हो रहा है, किस तरीके से यूज़ हो रहा है? इंस्पिरेशन के लिए यूज़ हो रहा है। और इंस्पिरेशन क्या है? नाउन है। सो इस नाउन के लिए जब हम इस वर्ड का यूज़ करेंगे तो वो क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। जब भी किसी नाउन के लिए किसी वर्ड का यूज़ करते हैं तो वो एडजेक्टिव कहलाता है, इसलिए कंटिन्यूअल यहाँ पे एडजेक्टिव है, इंस्पिरेशन यहाँ पे नाउन है। ठीक है, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ था योर वर्ड्स आर दी सोर्स ऑफ कंटिन्यूअल इंस्पिरेशन, यानी कि आपके वर्ड जो हैं उनसे एक कंटिन्यूअल जो इंस्पिरेशन है वो मिलती है। ठीक है,
सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं कराऊंगी आपको इन सभी वर्ड्स का रिवीजन, जिससे कि आप इन सभी वर्ड्स को कभी भी ना भूलो। सो मैंने फर्स्ट वर्ड आपको क्या बताया था? वाइब्रेंट। वाइब्रेंट का मतलब होता है जोशपूर्ण यानी कि एनर्जेटिक होना। बहुत ही इजी वर्ड है, जैसे मैं आपको रिवीजन कर रही हूँ वैसे वैसे आपको याद भी होते जाएंगे। वाइब्रेंट का मतलब होता है जोशपूर्ण यानी कि एनर्जेटिक होना, और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। नेक्स्ट वर्ड मैंने आपको बताया था चेज्म। चेज्म का मतलब होता है खाई यानी कि गैप। जो गहरी खाई होती है उसे कहते हैं चेज्म यानी कि गैप होना, और ये क्या होता है? नाउन होता है। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है। नेक्स्ट है फ्यूगिटिव। फ्यूगिटिव का मतलब मैंने आपको बताया था भगौड़ा। कोई पर्सन ऐसा जो कि भाग जाए, लॉ से भाग जाए, कानून से भाग जाए, उसे कहते हैं फ्यूगिटिव, और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। ठीक है। एडम्बरेट। एडम्बरेट का मतलब मैंने आपको बताया था फोर शैडो। जैसे कि सन की जो शैडो जब किसी पर पड़ती है तो उसे कहते हैं फोर शैडो, और इसी को क्या कहते हैं? एडम्बरेट। ठीक है। सन की शैडो, लेकिन कब सन की शैडो? जब सन ढल रहा होता है, जब सन ढल रहा होता है यानी कि सनसेट। ठीक है, तो सनसेट के टाइम पे जब सन की शैडो किसी पर पड़ रही होती है तो उसे कहते हैं क्या? एडम्बरेट। ठीक है, और ये क्या होता है? एडम्बरेट वर्ब होता है। नेक्स्ट है रॉकस। रॉकस का मतलब होता है नॉइजी, यानी कि शोर मचाने वाली चीज़। तो नॉइजी यानी कि बहुत ही ज़्यादा शोरगुल होना, उसे कहते हैं रॉकस। ठीक है, तो ये भी बहुत ईजी है, और ये क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कंसॉर्ट। कंसॉर्ट का मतलब होता है कॉन्कॉमिटेंट, यानी कि जो आपका कंपेनियन है, मेट है, उसे कहते हैं कंसॉर्ट। ठीक है। सो कॉन्कॉमिटेंट आपने सुना होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले जो भी वीडियोस कराई हैं वो कैब की, उनमें मैंने आपको ये वर्ड पहले करा चुकी हूँ। कंपेनियन उसे कहते हैं जो कि आपका साथी हो, मेड भी उसे कहते हैं जो आपका साथी हो, और कॉन्कॉमिटेंट भी उसे कहते हैं जो आपका पार्टनर हो। सो इन तीनों वर्ड को तो आपने सुना होगा। आज जो न्यू वर्ड है उसको भी ध्यान रखिए, कॉन्सॉर्ट। इसका मतलब भी होता है संगी यानी कि पार्टनर। ठीक है, यानी कि आपका साथी जो आपके साथ हो। ठीक है, सो उसे कहते हैं कॉन्सॉर्ट। नेक्स्ट है एट्यून। एट्यून का मतलब होता है अकोमोडेट, यानी कि अकस्टम यानी कि अडेप्ट, यानी किसी चीज़ को सुटेबल बनाना। ठीक है, किसी चीज़ को सुटेबल बनाना उसे कहते हैं अट्यून करना, अकोमोडेट करना, अडेप्ट करना, अकस्टम करना। ठीक है, और ये क्या होता है? वर्ब होता है। एट्यून क्या होता है? वर्ब होता है। नेक्स्ट वर्ड है क्रीडेंस। क्रीडेंस का मतलब मैंने आपको बताया था एक्सेप्टेंस, यानी कि स्वीकृति, यानी कि स्वीकृति दे देना किसी काम को। लाइक आपने किसी ने आपसे किसी काम के लिए पूछा, तो आपने क्या कर दिया? उसको एक्सेप्टेंस दे दिया। ठीक है, एश्योरेंस दे दिया। और सर्टेनिटी मतलब क्या होता है? निश्चित होना किसी चीज़ का। और ये क्या होता है? क्रीडेंस नाउन होता है। बहुत ही ईजी वर्ड है, आप इसे बहुत ही ईजिली लर्न कर सकते हैं। क्रीडेंस का मतलब होता है एक्सेप्टेंस, और ये क्या होता है? नाउन होता है। विप। विप का मतलब क्या होता है? पीटना, यानी कि बैश। ठीक है, यानी बीट करना, लैश करना। सो उसे कहते हैं विप, यानी कि पीटना। ठीक है, और इसके एंटोनिम्स क्या क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट एंड प्रेज, यानी कि तारीफ करना। और ये क्या होता है? वर्ब होता है। सो ऐसे वर्ब इसका हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है कंटिन्यूअल। कंटिन्यूअल का मतलब होता है लगातार, यानी कि बिना रुके। ठीक है, और इसके क्या होते हैं? एडजेक्टिव होता है ये, और इसके सिनोनिम्स क्या कहते हैं? कंटिन्यूस एंड एंड्योरिंग। कंटिन्यूस एंड एंड्योरिंग का मतलब होता है लगातार किसी चीज़ का होना। तो इसके अपोजिट क्या हो जाएंगे? फिनिश्ड एंड, यानी ख़त्म हो जाना। तो ये क्या होता है? कंटिन्यूअल एडजेक्टिव होता है। और कंटिन्यूअल का मतलब बहुत ही ईजी है, आप इसे बहुत ही ईजी से तरीके से याद कर सकते हैं, और ये एडजेक्टिव होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। सो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने सभी वर्ड्स कंप्लीट कर लिए हैं, उनका रिवीजन भी कर लिया है। अब आपको अगर हमारे टेलीग्राम ग्रुप एंड चैनल से जुड़ना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में दे दिया है। टेलीग्राम ग्रुप में क्विजेस होती हैं, वो कैब की भी होती हैं, इंग्लिश की भी होती हैं, यानी कि इंग्लिश की बाकी टॉपिक्स की भी होती हैं। इसके अलावा आप करंट अफेयर्स की क्विज अटेंड कर सकते हो। बाकी सभी सब्जेक्ट यानी रीजनिंग एंड मैथ सभी की क्विजेस होती हैं। वहाँ पे डेली टारगेट पजल भी सॉल्व होती हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा PDF आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जिससे कि मैं आगे ही ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आती रहूं। अगर आप लाइक करते हैं तो मैं ऐसे ही सेशन को कंटिन्यू रखती हूं, और आप जानते हैं कि जब भी मैं सेशन यानी कि वीडियोस नहीं डालती हूं तो फिर आपका मैसेज आता है कि मैम आपकी वीडियोस क्यों नहीं आ रही है। तो आप चाहते हो कि मैं कंटिन्यूसली वीडियो डालूँ, तो आप प्लीज़ मुझे लाइक करके ज़रूर बताइए। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, आई विल रिप्लाई। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। आप व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, टेलीग्राम पे कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं। तो जहाँ पर भी आप एक्टिव हैं, आप इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, आगे आने वाली ऐसे ही वीडियोज़ को देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने से मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।